वेलकम बैक वेलकम बैक एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 386। इम्पोर्टेंट हो गए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 11 अक्टूबर 2020। एग्ज़ाम डेट सभी को पता होगा, 4 अक्टूबर 2020। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 1, एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1994 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था। एजेंडा 21 सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना है। देखिए, बिल्कुल एजेंडा 21 सतत विकास हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु वैश्विक कार्य योजना। एजेंडा 21 को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था, ये भी करेक्ट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1994 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था, ये गलत है। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट हैं चाहे वो हिस्ट्री में हो, कन्वेंशन, इम्पोर्टेंट सम्मेलन, उनको आप एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखना है। 1992 में हुआ था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1994 में नहीं, 1992 में। तो एक एक चीज़ से जो है एलिमिनेट हो सकता है और आपका गलत हो सकता है। तो फिलहाल सेकंड वाले को हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, 1 और 3, केवल 1 और 3। तो कथन 2 सही नहीं, क्योंकि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में, ना कि 1994 में, 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। रियो प्लस 10 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। रियो प्लस 10 सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम भी दिया गया है। देखिए, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है रियो प्लस 10 को। वो क्या था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1994 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। यह है पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। किसको? रियो प्लस 10। रियो प्लस 10 का आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में हुआ। करेक्ट है ये वाला भी। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का नाम भी दिया गया है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो रियो प्लस 10 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में 2002 में हुआ था। इस सम्मेलन को एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 के पूर्ण क्रियान्वयन के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया और इसके अलावा सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया। एजेंडा 21 यूपीएससी क्वेश्चन कर चुकी है 2015 में। किससे संबंधित है एजेंडा 21? वहाँ 4 ऑप्शन थे, जिसमें सही उत्तर था सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रियो प्लस 20 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो गया, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, जिसको रियो प्लस 10 के नाम से जाना जाता है। यह है रियो प्लस 20। तो रियो प्लस 20 का आयोजन 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ है रियो डी जेनेरियो? ब्राज़ील का शहर है। रियो प्लस 20 सम्मेलन के संपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन द फ्यूचर बी पॉइंट के नाम से हुआ। देखिए, करेक्ट है, बैक टू बैक आते रहे ये सम्मेलन, दोनों के दोनों सही हैं फिलहाल। तो 2 बार इसी का रेटिंग मार लीजिएगा और कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2030 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो MDG के स्थान पर SDG 2030 को संयुक्त राष्ट्र के 70वें सम्मेलन में लागू किया गया। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। बिल्कुल कराना है, ये भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो 2015 के पश्चात विकास एजेंडा को अंगीकृत करने के लिए न्यूयॉर्क में सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के तौर पर 70वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन SDG सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र के इन महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य अगले 15 सालों में गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के अलावा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत बार बात की है हमने हॉटस्पॉट के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट है, विश्व के कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो विश्व के कुल 2.3% भाग पर विस्तृत हैं, और विश्व के जैव विविधता बाहुल्य हॉटस्पॉट क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्र सबसे बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। देखिए दोनों के दोनों तो करेक्ट है नहीं, क्योंकि ये बी वाला जो है ना ये गलत है। क्योंकि विश्व के जैव विविधता बाहुल्य हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जो वेस्टर्न घाट है ना वो सबसे बड़ा है एरिया वाइज, हिमालय क्षेत्र नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला करेक्ट है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। विश्व के कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो विश्व की कुल 2.3% भाग पर विस्तृत हैं। तो विश्व के कुल 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जो विश्व के 2.3 भाग पर या एरिया पर विस्तृत हैं, और विश्व की 60% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वैश्विक जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कितना? 16.86%। भारत के राजनीतिक भूभाग के अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्रों के जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब 64.95% है उसमें जो एरिया है। फिर उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र है, मतलब इंडो बर्मा क्षेत्र तो कम है काफ़ी। इंडो बर्मा क्षेत्र की बात की जाए तो 5.3% है। दूसरे नंबर पर आता है हिमालय क्षेत्र 44.37%। तो सबसे ज़्यादा एरिया हो गया वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट में हॉटस्पॉट का। फिर उसके बाद हिमालय हॉटस्पॉट है 44.37%। उसके बाद इंडो बर्मा क्षेत्र है 5.3%, 5.13%। फिर सुंडा क्षेत्र है 1.28%। तो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। हाँ पहला वाला सही है, दूसरा गलत है, मतलब ये करेक्ट है, ये गलत है। तो देखिए विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, विश्व के कुछ जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट, हिमालय क्षेत्र, सुंडा लैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था। वैश्विक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो इंडो बर्मा क्षेत्र में है, और वर्तमान में हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती स्थानीय दर स्थानिक प्रजातियों और वनस्पतियों के विलोपन का कारण बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, ये तो ऐसा स्टेटमेंट है कि पढ़ते पढ़ते करेक्ट हो जाएगा। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया, ये भी सही है। देखिए अभी तो बताया था वैश्विक हॉटस्पॉट में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, मतलब वो एरिया था कि एरिया वाइज कौन सा बड़ा, लेकिन एक इंडो बर्मा क्षेत्र कितना था वहाँ पर 5.13% था ना। और तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा एरिया भी है और पॉपुलेशन भी बहुत रहती है वेस्टर्न घाट में, जनसंख्या की बात हो रही है। तो ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका। तो देखिए वैश्विक मानव जनसंख्या के आधार पर मानव की जनसंख्या वेस्टर्न घाट में बहुत है। वेस्टर्न घाट का मतलब क्या, कहाँ फैला है वेस्टर्न घाट? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सर्वे में पूछा जा चुका है। काउंट कर लीजिए कितने स्टेट में जनसंख्या तो है ना वहाँ पर। तो इंडो बर्मा क्षेत्र नहीं है, ये गलत है, वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है। तो वैश्विक मानव जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार अनुकूलन दशाएं होने के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मानव जनसंख्या पाई जाती है, मानव जनसंख्या घनत्व जो है वो रहता है। जबकि सभी वैश्विक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक जनघनत्व जो है वो पश्चिमी घाट में, कितने 300 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर पर, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रजाति, सूची 2 में है संबंधित भौगोलिक क्षेत्र। काली गर्दन वाली सारस के सामने वेस्टर्न घाट लिखा है, नीलगिरी लंगूर के सामने ट्रांस हिमालय क्षेत्र लिखा है, चिंकारा के सामने दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र लिखा है, सांबर हिरन के सामने लिखा है भारतीय मरुस्थल। अब बताइए, दिमाग दौड़ाइए थोड़ा ज़रा, चिंकारा कहाँ साहब ने मारा था, अभी तक केस चल रहा है, क्या है इसका? देखिए काली गर्दन वाली सारस पाई जाती है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, एक अभी हो गया। नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है?
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक क्या लगेगा? उधर वेस्टर्न घाट लगेगा ना, तो 2 का बी हो गया। ए का 2, 2 का बी। चिंकारा भारतीय अमृत स्थल किधर? राजस्थान, वही एरिया ना, ये वेस्टर्न पश्चिमी भारत वाला। सांबर हिरन है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो काली गर्दन वाली सारस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं तथा ये IUCN की संवेदनशील जीवों की श्रेणी में इसको रखा गया। नीलगिरी लंगूर पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, इन्हें IUCN की संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। चिंकारा भारतीय अमृतस्थल में पाया जाता है, इसे IUCN की सबसे कम खतरे मतलब लीस्ट कंसर्न वाली श्रेणी में इसको रखा गया है। सांबर हिरन जो है भारत के दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इन्हें IUCN की संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। कशेरुकी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होते हैं कशेरुकी? वर्टिब्रेट मतलब कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी वाले या वर्टिब्रेट एक ही बात है। तो जंतुओं की वे प्रजातियाँ जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी जंतु कहलाते हैं। कशेरुकी जंतु शारीरिक रूप से ज़्यादा विकसित और बड़े होते हैं और इसके अंतर्गत स्तनधारी उभयचर सरीसृप आते हैं। तो करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। जंतुओं की वे प्रजातियाँ जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी या वर्टिब्रेट या रीढ़धारी जंतु कहलाते हैं। रीढ़धारी जंतु शारीरिक रूप से ज़्यादा विकसित और बड़े होते हैं, इसके अंतर्गत स्तनधारी पक्षी उभयचर सरीसृप शामिल हैं। इन कंपेरिजन टू कीड़े मकोड़े, उदाहरण के लिए मानव, हाथी, शेर, भैंसे, घोड़े, ये सब कशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं। उभयचर क्या होता है? जो जल स्थल दोनों पर रह सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। कौन से भौगोलिक क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? इनमें से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैविक विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? विदेशी प्रजातियों का प्रवेश क्या जैविक विविधता के लिए संकट है? जलवायु परिवर्तन क्या जैविक विविधता के लिए संकट है? शाकाहार को प्रोत्साहन क्या जैविक विविधता के लिए संकट है? आवास विखंडन क्या जैविक विविधता के लिए संकट है? जैविक विविधता है क्या जीवधारियों पेड़ पौधों से मिलकर बना समूह है ना, बायोडाइवर्सिटी। देखिए किसी का घर आपका कोई घर ही तोड़ जाए तो क्या होगा? आपका जैविक विविधता जो आपकी बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ गई ना। अब किसी जंतु का, किसी वृक्षों की कोई आप प्रजातियों को हटा दोगे, जला दोगे, तो ये तो है आवास विखंडन से बायोडाइवर्सिटी के लिए संकट है। जलवायु परिवर्तन से तो सबको ही संकट है, ना जानवर बचा, ना इंसान, ना पेड़ पौधे, ना पक्षी। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश भी जैव विविधता के लिए संकट है। शाकाहार को प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं है। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए 1 to 4। तो भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट निम्नलिखित जो कारक हैं वो उत्तरदायी इनमें से, जैसे आवास विखंडन, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि। देखिए शाकाहार को प्रोत्साहन देने से जैव विविधता में वृद्धि होती है, संकट नहीं उत्पन्न होगा। शाकाहार प्रोत्साहन से पौधे और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे जैव विविधता अधिक समृद्ध होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। किन किन के कारण ह्रास हो सकता है आपकी बायोडाइवर्सिटी या पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी का? अंधाधुंध औद्योगिकरण और जीवों के आवासों में अत्यधिक मानव हस्तक्षेप, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ता वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा, बिल्कुल करेक्ट है। भूमि का अतिचारण तथा स्थलीय जल भराव। अब किसी के घर में पानी घुस जाएगा तो क्या करेगा? घर छोड़ के भागेगा वो या वहीं मर जाएगा, करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन तथा विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, बिल्कुल ये सारे के सारे जो हैं जैव विविधता के ह्रास के जो है कारण हैं या कारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 तो मिलते जुलते क्या देखा जाए तो। चलिए लेकिन आप तैयार रहिए हर तरीके से प्रश्न के। जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, मुख्य परीक्षा में काम आएंगे किसी भी PCS या UPSC में। जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाला जो प्रभाव है, विदेशी प्रजातियों के प्रवेश से बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होता है। अत्यधिक मानव हस्तक्षेप, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधारभूत संरचना विकास, भूमि की अत्यधिक चराई और अवैज्ञानिक तरीके से भूमि की सफाई करना, कृषि तथा लकड़ियों के लिए वनों की कटाई करना। वनों की अंधाधुंध कटाई जिससे
जीवों के आवास नष्ट होते हैं और भूमि की अत्यधिक चराई और अवैज्ञानिक तरीके से भूमि की सफाई, कृषि तथा लकड़ियों के लिए वनों की कटाई। ये दो बार हो गया क्या? चलिए एक को काट दीजिए या दो बार रिवाइज कर लीजिए। वनों की अंधाधुंध कटाई जिससे जीवों के आवास नष्ट होते हैं। तो ये हैं जैव विविधता के ह्रास के कारण कारक ये इस प्रकार होते हैं कि इनको इतना पढ़ा होगा ना आपने, तो पढ़ते पढ़ते लग जाएगा हाँ भाई ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, हर तरीके से प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।